अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे तो दो ही चैप्टर के ज़्यादा वेटेज है, एक थर्मोडायनेमिक्स उसका 8 मार्क्स का वेटेज है और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका 7 मार्क्स का वेटेज है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो, शुरू के 6 चैप्टर्स है ना, तो उसमें हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर यही दो है, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स अपना ऑलरेडी हो चुका है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इजी चैप्टर है, थोड़ा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है, थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी, यानी मिक्स टाइप का चैप्टर है, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल है, समझने लायक का है, ठीक है। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते किसको है, व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहली एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ ड्राई सेल की। इसकी बेटा ड्राई सेल। ड्राई सेल किसको बोलते हैं पता है? जो बैटरीज आप यूज करते हो, जो सेल्स आप यूज करते हो, जो घड़ी में सेल लगा रहता है ना, एवर रेडी वाला, ये वाला एवर रेडी डूरा सेल है ना, इस पे AA AAA ऐसा लिखा रहता है, देखो AA AAA। इसमें एक मोटा वाला सेल भी आता है, देख रेक्टाइल क्यूब टाइप का है कि नहीं, बड़ा सा। ये सब ड्राई सेल कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं बोल? ड्राई सेल। क्यों यूज करते हैं हम लोग इसको? चलाने के लिए। मतलब क्या, ये सेल डालने से चलने कैसे लगती है मोटर अपने आप? वो सब छोड़ो, मोटर इसके अंदर मोटर है मालूम है ना, जो इसके कांटे को घुमा रही है। मोटर कैसे चलती है? हाँ बोल, कौन तो भी बोला इलेक्ट्रिसिटी से। इतना क्या सोच रहे नालायक लोग, इसमें भी मोटर लगी है, ये हवा से चल रही है। इसमें जो मोटर लगी है हवा से चल रही है। किससे चल रही है वो? इलेक्ट्रिसिटी से। जब तक आप मोटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दोगे तब तक वो मोटर काम नहीं करेगी। तब इसमें खाली वायर दिख रहा है क्या इसमें से? ऐसा बोले वायर लगा के रखे, नहीं। पर मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कौन करती है बेटा अपने को? ड्राई सेल, बैटरी। इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, जो ड्राई सेल लगा हुआ है, इसका काम है इस घड़ी की मोटर को क्या देना बेटा? इलेक्ट्रिसिटी देना। आप जहाँ कहीं पे भी ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हो, उसमें यूजुअली ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि मोटर को चलाना होता है, और उसको चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो हम लोग किसके ज़रिए देते हैं? ड्राई सेल के ज़रिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ड्राई सेल आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, आउटपुट मतलब रिजल्ट में क्या दे रहा है आपको? इलेक्ट्रिसिटी। क्या दे रहा है बेटा वो? इलेक्ट्रिसिटी, और एल्स आई कैन से इलेक्ट्रिक एनर्जी। ड्राई सेल मुझे क्या बनाकर दे रहा है बोल? इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इसमें ड्राई सेल लगा हुआ है उसमें रिजल्ट पे मेरे को क्या मिल रहा है बोल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस ड्राई सेल में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बना, क्या भरा हुआ है ड्राई सेल के अंदर? सिंपल सी बात है, कुछ केमिकल्स। क्या भरे हुए ड्राई सेल के अंदर? कुछ केमिकल्स। अगर आपने कभी ड्राई सेल को ओपन किया होगा तो ब्लैक कलर का वो केमिकल आपको दिखा भी रहे, है कि नहीं? तो ड्राई सेल के अंदर क्या भरा हुआ बेटा बोलो? केमिकल्स भरे हुए। इसका मतलब ड्राई सेल के अंदर इनपुट में कौन है बेटा? केमिकल्स है। इनपुट में क्या है बोल? केमिकल्स। केमिकल्स है तो क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल से तो क्या करेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन। और अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब वहां पर कौन सी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है बोल? केमिकल एनर्जी। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो ड्राई सेल के अंदर हम लोगों ने कुछ केमिकल को डाल रखा है, जो केमिकल रिएक्शन करके रिजल्ट में हमको क्या बना करके दे रहे बोल? इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे। इन शॉर्ट आई कैन से ड्राई सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है। ड्राई सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है बोलो? केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है अपने अंदर रिएक्शन करके, उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको इसके दूं, आपने कार के अंदर बैटरी को देखा है? कार के अंदर बड़ी बड़ी बैटरी लगी रहती है, उसको लेड एसीटेट बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेड एसीटेट बैटरी, या लेड एक्यूमुलेटर बैटरी भी उसको बोलते हैं। क्या करती हो बैटरी? कार में जितना भी इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए वो कहाँ से आता है? उसी बैटरी से आता है ना। कार की हेडलाइट को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्टार्टर मोटर को ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब कार के अंदर आजकल एसी भी है, उसको भी चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कार के अंदर लगे हुए हैं, उन सब को एक्टिव रखने के लिए, उन सब को चलाने के लिए व्हाट डू यू नीड? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आप अपनी कार के साथ वायर छोड़ के रखते क्या? बोले जहाँ जहाँ कार जाएगी ये वायर जाते रहे। कहाँ से आ रही है उसके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी? बैटरी के जरिए, सेल के जरिए, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी के जरिए, है कि नहीं? तो वो जो बैटरी है वो भी आपको आउटपुट में क्या बना के दे रही है? बोलना क्या बना कर दे रही? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बना कर दे रही बोल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। और हम लोगों ने उसके अंदर डाल क्या रखा है? लेड एक्यूमुलेटर बैटरी के अंदर है क्या? केमिकल्स है
है ना। आपने देखा लेड एक्यूमुलेटर बैटरी में, अगर कभी बैटरी, अगर आप गए हो बैटरी शॉप पे गए हो तो उसके अंदर वो जो दुकान वाला रहता है वो एसिड डालता है, देखो H2SO4 एसिड डालता है उसके अंदर, बोला बैटरी में एसिड कम हो गया, डालना पड़ेगा। समझाना चाह रहा हूँ कि बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसके नाम में है लेड। लेड मतलब लेड इज अ केमिकल, है कि नहीं। तो उसके अंदर केमिकल है, केमिकल कौन सा रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन, जिसके रिजल्ट में अपने को इलेक्ट्रिसिटी बन के मिल रही है। मतलब वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल। आप जहाँ पर भी बैटरी, जहाँ पर भी सेल का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी घड़ी के अंदर बैटरी लगी हुई है, आपके मोबाइल के अंदर बैटरी लगी हुई है कि नहीं, ये वाली घड़ी के अंदर बैटरी लगी हुई है, कार के अंदर, बाइक के अंदर बैटरी लगी हुई है। आजकल तो बैटरी पे चलने वाली गाड़ी बन चुकी है, ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो सब बैटरी पे काम कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं पे भी बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है, वो बैटरी क्या करती है बोल, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसकी उल्टी एग्जांपल देखते हैं, इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। किसकी बोल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता है किसको बोलते हैं। मेरे पास कोई एक मेटल है, मेरे को इसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की एक परत, एक लेयर चढ़ानी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ानी, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना चांदी के जेवरात पे सोने का पानी चढ़ा देते, बोले सोने का पानी चढ़ा है, सोने की परत चढ़ी हुई है, वो इसी मेथड के जरिए होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए, है कि नहीं। स्टील या फिर लोहे के बर्तन के ऊपर तांबे का परत चढ़ाया जाता है ना, इसको भी क्या बोलते हैं हमने बोल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल को चढ़ाना, उसका एक लेयर बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब ये होता कैसे, इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं मालूम, जिस मेटल के ऊपर परत चढ़ानी है उसको ऐसा इसमें इंसर्ट करके रखते हैं, और जिस दूसरे मेटल की परत चढ़ानी है उसका एक सोल्यूशन यहाँ पर लेकर रखते हैं। तो इस मेटल की परत इस पर चढ़ानी है, दोनों एक का सोल्यूशन लिया, एक को ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में लिया, और फिर इधर पे एक और इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये केमिकल्स ही है ना, जो मेटल यहाँ पर है, जो मेटल यहाँ पर है, सब क्या है, केमिकल है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, सप्लाई से, यानी यहाँ पर करंट हम लोग दे रहे हैं, ये बना के दे रहे हैं आपको करंट नहीं, करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पर इनपुट में क्या मिल रहा है बोल, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनपुट में हम लोग इसको क्या दे रहे हैं बोल, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस करंट की वजह से इस इधर जो केमिकल है वो मूव करके, ट्रैवल करके यहाँ पर आके चढ़ने लगता है। तो कौन सा चेंज हो रहा है इधर, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के लिए जो एनर्जी लगेगी कौन सी एनर्जी लगेगी, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी लगेगी बोल, तो यहाँ आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है बोल, केमिकल एनर्जी। आउटपुट में क्या मिल रहा है बोल, केमिकल। इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं। बैटरी के केस में केमिकल रिएक्शन के जरिए, केमिकल एनर्जी के जरिए हम लोग क्या बना रहे थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में बैटरी से करंट दे करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं बोल, केमिकल एनर्जी जनरेट। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। एक एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जब किसी मेटल को उसके प्योर फॉर्म में रिफाइन करके अलग करना होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। वो भी ऐसे ही मिलता जुलता प्रोसेस होता है, उसमें भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, केमिकल एनर्जी मिलती है। समझ आ रहा अच्छे से। इसका मतलब इस पूरे एग्जाम्पल से, इन सारी एग्जाम्पल से मैं जो रिजल्ट निकाल सकता हूँ वो ये निकाल सकता हूँ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल। बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल। मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी बदल सकता हूँ और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बदल सकता हूँ। Now listen to me very carefully. What do we mean by electrochemistry? Electrochemistry is a branch of chemistry. Electrochemistry एक chemistry की वो branch है which studies about interconvergence of electrical and chemical energy. अगर कहीं पर chemical energy electrical energy में बदल रही है तो कैसे बदल रही है, अगर कहीं पर chemical energy electrical energy में बदल रही है तो कैसे बदल रही है, electrical energy chemical energy में बदल रही है तो कैसे बदल रही है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाता है बोल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो ऐसे डिवाइस होते हैं, ध्यान से सुन, जो ऐसे डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, ऐसे डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किस में बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, इनको गैल्वेनिक सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, गैल्वेनिक सेल, या इनको वोल्टिक सेल भी बोलते। गैल्वेनिक सेल बोलो या वोल्टिक सेल बोलो। तो ये आपका ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, मर्क्यूरी बैटरी जो घड़ी में सिल्वर वाली चिपटी वाली पड़ती है,
ये सब कौन से सेल्स है, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। इनका काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। और जो ऐसे डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बोल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन्हीं के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा बोल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी आप चैप्टर में देखोगे, आधे चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले, बाकी के आधे चैप्टर में हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल के बारे में पढ़ने वाले। समझा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं किसको, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो स्टडी करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदला जा रहा है, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदला जा रहा है, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बोल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। देखो पेज टेक्स्ट बुक में आएंगे, पेज नंबर 90, नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिस्ट्री का वो एरिया है या फिर ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। किसका इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं बोल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी। डेफिनेशन समझ में अच्छे से, तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन होगी बेटा किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उन चीज़ों का आपको समझा रहा है। सबसे पहली हेडिंग आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मिला बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। कंडक्शन समझता है रे, इधर देख, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे तो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहे तो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, यानी दोनों ही केस में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को या तो बना रहे हैं या तो यूज कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारा मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारा मतलब क्या है बोल, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है कि नहीं। करंट हर जगह से ट्रैवल कर लेता है क्या, नहीं, करंट कुछ ही मटेरियल से ट्रैवल कर पाता है। इन मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। क्या कहते हैं बोल, कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के टॉपिक में आपको यही समझाता है कि हर जगह से करंट नहीं ट्रैवल कर सकता बेटा, कुछ ही जगह है जहाँ से करंट ट्रैवल कर सकता है। तो कुछ भी करने से पहले मुझे बताओ करंट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलने का, क्या बोलने का, फ्लो ऑफ चार्जेस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी भी फॉर्म में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोल, करंट बोले। तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में आपको देखो करंट की डेफिनेशन दिया है, a charge transfer or flow of electricity occur through substances called conductors। मिला, एक चार्ज ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या करंट का फ्लो हर सब्सटेंस से नहीं होता है, कुछ खास सब्सटेंसेस से होता है, जिन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, ये चीज आपके लिए कोई नई बात नहीं, आप सब जानते हो कंडक्टर किसको बोलते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी बेटा, पास होगी। अभी जो नई चीज हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि कंडक्टर जो होते हैं इनकी दो टाइप होती है। कंडक्टर की कितनी टाइप होती है बेटा, दो। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक क्या होता है बेटा, मेटालिक कंडक्टर, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक क्या होता है बोल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हम लोग आयोनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। अब ये है क्या, बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। जितनी भी मेटल्स है उसमें से करंट पास होता है, इन्हीं को मेटालिक कंडक्टर्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं बोल, मेटालिक कंडक्टर्स कहते हैं। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास क्या होते हैं बोल, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल में। अब मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाते वक्त बताया था कि जो वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री होने की वजह से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कौन से बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड। और फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं, अब एटम के साथ उसका कुछ भी लेना देना नहीं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से पिक्चर में क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट। तो जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसमें करंट किसकी वजह से फ्लो करता है बोल, इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऐसे कंडक्शन को हम लोग मेटालिक कंडक्शन कहते हैं, और ऐसा कंडक्टर क्या कहलाता है बोल, मेटालिक कंडक्टर। लाइक अभी ये वायर है, इसके अंदर मेटल है ना, कौन सी मेटल है इसके अंदर, कॉपर। हम लोग जो घरों में वायर यूज करते हैं इसके अंदर कौन सी मेटल होती है, कॉपर मेटल होती है कि नहीं। तो इसके अंदर मेटल है, कौन सी बेटा, कॉपर। जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ से करंट जाने लगता है। कैसे जा रहा है ये करंट, कैसे जा रहा है बोलिए करंट, इस कॉपर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स,
फ्री इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करते ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर, जिसकी वजह से इसमें क्या आ रहा है बेटा, करंट आ रहा है। तो जितनी भी मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मेटल्स के वैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, फ्री होते हैं, पूरी तरीके से फ्री होते हैं, और उनके फ्लो की वजह से क्या आता है बेटा, वहाँ पर करंट आता है। यानी मेटालिक कंडक्शन में या मेटालिक कंडक्टर में करंट किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसका और एक नाम क्या है बोल, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो सर इसी को तो कंडक्टर बोलते हैं, और कहाँ कंडक्टर होता है, बिल्कुल होता है, और भी कंडक्टर होता है। समझो, मैंने एक बीकर लिया, इसमें नमक पानी का घोल डाल दिया, पानी लिया उसमें थोड़ा बहुत नमक मिला के नमक पानी का घोल बना दिया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुन, इधर एक वायर, यहाँ पे एक वायर, इधर पे बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बल्ब। जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा ये बल्ब जलेगा कि नहीं, जलेगा। जल रहा है मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुन, यहाँ से लेके यहाँ तक वायर है जो कि मेटल का बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो रहा है, तो ये आपका मेटालिक कंडक्टर है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी वायर है जो मेटल का बना हुआ है, उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनके फ्लो की वजह से करंट बह रहा है, मतलब ये भी मेटालिक कंडक्टर है। यहाँ पर करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये क्या मेटल है क्या, ये मेटल है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो यहाँ कंडक्शन कैसे हो रहा है। तो बेटा इधर आपने पानी के अंदर क्या डाला था, नमक। नमक क्या है बोल, इलेक्ट्रोलाइट है। नमक क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते रहे, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाकर के अपने आयंस में क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए। तो जो नमक है वो जैसे ही आप पानी में डालोगे, उसका Na+ और Cl- क्या होने लगेगा बोल, अलग होने लगेगा। क्या होने लगेगा बोल, Na+ और Cl- अलग होने लगेगा। तो जैसे मेटल्स के पास, ध्यान से सुनना, जैसे मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह इस सोल्यूशन के पास, इस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के पास, क्योंकि आपने जो चीज़ ऐड की वो कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में जाकर अपने आयंस में क्या कर दे, टूट जाए, अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए। या तो पानी में डालने पर वो अपने आयन में डिसोसिएट होता है, या तो मेल्ट करने पर, मेल्टिंग समझते हैं ना, पिघलाने पर। आपने उसको हीट करके पिघला दिया, तो जब वो पिघलने लगता है तो भी वो अपने आयन में टूटने लगता है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो या तो एक्वियस फॉर्म में, एक्वियस मतलब पानी के अंदर, या फिर मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मतलब जो उसको मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। इसमें डिसोसिएट हो जाता है बोल, आयंस में। तो जिस तरह मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन के पास, या इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन सोल्यूशन के पास क्या होते बोल, फ्री चार्ज होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्या होते बोल, फ्री चार्ज, या फ्री आयंस भी आप बोल सकते हो। या Na+ और Cl- कौन है, आयंस, फ्री आयंस होते। अब होगा क्या, ये देख, ये वाला पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो जो नेगेटिव आयंस है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव आयन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ, है ना। तो यहाँ पर चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, चार्जेस मूव कर रहे बोलो या चार्जेस फ्लो कर रहे बोलो, और फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है बेटा, करंट जनरेट हो रहा है। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, आयंस की वजह से। किसकी वजह से बोल, आयंस की वजह से। तो जब इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया जाता है, उनके पास फ्री आयंस या फ्री चार्ज होते हैं, जिनके मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होता है, तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग मेटालिक कंडक्टर नहीं बोल सकते, जाहिर सी बात है। तो ऐसे कंडक्टर को क्या कहा जाता है बोल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है ना, इसलिए उसको क्या बोले बोल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट आ रहा था, इसलिए उसका और एक नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में किसके फ्लो की वजह से करंट आ रहा है, आयंस की वजह से, इसीलिए उसका और एक नाम क्या है, आयनिक कंडक्टर। समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। एक बात और, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस फ्लो करते हैं। आयंस मतलब कौन रे, सोडियम, सोडियम और क्लोरीन दोनों बाकायदा मूव कर रहे हैं, सोडियम इधर चले जा रहा है, क्लोरीन इधर चले जा रहा है। तो बीकर के अंदर जहां पहले सोडियम और क्लोरीन यहां पर था, अब सोडियम इस वाली मेटल के ऊपर आने लगेगा और क्लोरीन इस वाली मेटल के ऊपर आने लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बाकायदा मैटर का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है बोल, मैटर समझते हैं ना, सब्सटेंस, मास, उसका क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है। आप नोटिस करोगे थोड़े टाइम के बाद पानी में Na+ और Cl- कम होने लगेगा, और वो कहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा बोल, इन दोनों मेटल्स पे डिपॉजिट होने लगेगा। Na+ उस पे जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, Cl- इस पे जाकर डिपॉजिट होने लगेगा।
तो ये जो मैटर का ट्रांसफर है, ऐसा कुछ मेटालिक कंडक्टर में होता है क्या? बोले बहुत देर से ये चला रहा था तो यहाँ का वायर कम हो गया, यहाँ का वायर बढ़ गया, ऐसा कुछ मेटालिक कंडक्टर में होता है क्या? नहीं, उसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बाकायदा क्या होता है? वो मैटर का ट्रांसफर होता है आयंस के फॉर्म में। समझा? तो उधर आपको ये दोनों हेडिंग मिल जाएगी, मेटालिक कंडक्शन हेडिंग भी मिल जाएगी और इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्शन हेडिंग भी मिल जाएगी। मिली बेटा सबको? जरा रीड करते दोनों के बारे में क्या दिया हुआ, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखो सब लोग, मेटालिक कंडक्टर के बारे में क्या दिया, देख, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू मेटल्स, जब मेटल्स के जरिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें बाकायदा कौन मूव करता है? बोल, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल फॉर्म कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन के जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से निकल के कौन से बैंड में आ जाते हैं? कंडक्शन बैंड। उधर गलती से उसने बॉन्ड लिख दिया, वो बैंड है, कंडक्शन बैंड है वो, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड। द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव and hence flow under the influence of applied electrical potential. Metallic conductors are thus electronic conductor. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेटालिक कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पर करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? बोल, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आगे देख क्या दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन्वॉल्व्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा था और यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से करंट आ रहा है, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन द चार्ज ट्रांसफर अकर इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन थ्रू मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और द एक्वियस सॉल्यूशन। या तो इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करना पड़ेगा या तो उसका एक्वियस यानी पानी में सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन में आयंस फ्री होते हैं जो मूव करते हैं और करंट को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, of electrolyte. Substances such as ionic salt, strong or weak acid and bases are electrolytes. These dissociate into ions when dissolved in polar solvents such as water. Ionic solids dissociate into ions in molten state as well. जब इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को, जैसे सॉल्ट हो गए, वीक या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस हो गए, इन सबको जब पानी में ऐड किया जाता है तो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं और उन आयंस की मदद से करंट को कैरी करते हैं। आपको आयंस में डिसोसिएट करने के लिए या तो उसको पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा या फिर और एक ऑप्शन क्या है आपके पास, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, उसको पिघलाना पड़ेगा। तो वही सारी बातें लिखी हुई जो मैंने आपको समझाया बेटा, वही सारी बातें लिखी हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखो आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझा रहा है। यानी कि जितने भी सब्सटेंसेज अपने पास है, ध्यान से सुनो, जितने भी सब्सटेंसेज अपने पास है हम लोग इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। जितने भी सब्सटेंसेज अपने पास है हम लोग इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। और फिर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसकी भी दो टाइप होती है। कौन सी दो टाइप? बोल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ ये सब होता क्या है, फिर उसने टेक्स्ट बुक में जैसे बताया वैसे समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जिसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या करेगा? अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन रहेगा? जिसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट की दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जो पानी में जाने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, या तो पूरा या ऑलमोस्ट पूरा, या तो 100% या 99-90% ऐसा ऑलमोस्ट कंप्लीटली टूट जाएगा। लाइक अगर आपने NaCl का 10 मोल पानी में डाला है तो कितना मोल टूटेगा? पूरा का पूरा 10 मोल टूटेगा। बहुत सारे आयंस बनाएगा वो। कितने आयंस बनाएगा? बोल, बहुत सारे आयंस बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जो बहुत थोड़ा डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होता है लेकिन कम डिसोसिएट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड को आप पानी में डालोगे तो पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, तो बहुत कम डिसोसिएट होता है, 5%, 3%, 1% या फिर लेस देन 1%, 0.5%, बस इतना डिसोसिएट होगा। लाइक अगर आपने 10 मोल एसिटिक एसिड को पानी में डाल रखा है तो समझो 10 मोल में से
9.5 मोल ऐसे ही रहेगा, वो डिसोसिएट ही नहीं होगा। खाली कितना मोल टूटेगा? 0.5 मोल टूटेगा। तो बताओ वो आयंस कितने बनाएगा? थोड़े बहुत या बहुत सारे? थोड़े बहुत। समझा? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? चल बोर्ड पर देख, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एक बीकर है, ये वायर है, ये बैटरी, ये बल्ब। समझो बीकर खाली है, बीकर के अंदर कुछ भी नहीं। आपने बटन चालू किया, बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा, क्योंकि कंडक्शन हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं हो रहा। अब समझो मैंने बीकर के अंदर पानी भर दिया, पानी, प्योर वाटर। क्या बेटा? प्योर वाटर। बल्ब जलेगा क्या? जलेगा, लेकिन बहुत ही डिम, ना के बराबर। ऐसा लगेगा कि नहीं कि वो जल रहा है, एकदम एकदम डिम, ऐसा लगेगा बुझा हुआ ही है वो। बहुत ध्यान से आप देखोगे तो हल्का फुल्का जल रहा होगा वो। क्यों रे हल्का फुल्का जल रहा है? पानी वैसे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, याद है उस दिन बता रहा था आपको, ऑटो आयोनाइजेशन। क्या बेटा? पानी को कुछ नहीं मिला तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत तोड़ने लगता, थोड़ा बहुत, बहुत ही कम। तो थोड़े बहुत वाटर के आयन बनेंगे जो इसको तोड़ेंगे, है कि नहीं, जिसके से बल्ब जलेगा। अब इसमें डालते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस ऐड करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस बीकर में अपने घर से शक्कर उठा के डाल दी, केन शुगर, शुगर। बताए बल्ब जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा। जितना जल रहा था ना उतना ही जलते रहेगा, बहुत डिम, एकदम ना के बराबर। क्यों रे? क्यों ऐसा बताओ? क्यों ऐसा? शक्कर कौन सा सब्सटेंस है? शक्कर कौन सा सब्सटेंस है? इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। केन शुगर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। केन शुगर क्या होता है बेटा? बोल। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो पानी में डालने पर अपने आयंस में टूटेगा क्या? नहीं। तो इसमें आयंस ही नहीं तो करंट कहां से फ्लो करेगा? समझा? यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया जाए, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया जाए, तो उसकी कंडक्टिविटी हाई रहेगी या लो रहेगी? लो रहेगी, क्योंकि उसमें से करंट ज्यादा पास हो ही नहीं रहा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका सोल्यूशन बना करके उसमें से करंट गुजारने की कोशिश करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो रहेगी। ये चीज उसने वहां दिया। और एक डेफिनेशन आप भी जानते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में जाकर अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करता। समझा? अब समझ मैंने क्या किया, यही बीकर लिया, फिर से उसमें प्योर वाटर डाला, पानी डाला, और अब उसमें शुगर को डालने की बजाय मैंने NaCl को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? NaCl। वो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? मजबूत जलेगा, फुल जलेगा। अपनी फुल कैपेसिटी तक। अगर वो 5 वाट का बल्ब है तो पूरा 5 वाट यूज करके चलेगा। क्यों रे? NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl इलेक्ट्रोलाइट तो है, पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ रहा है? तो वो NaCl पानी में डालते ही ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टूट जाएगा, और बहुत सारे आयंस फ्री होंगे। बहुत सारे आयंस मतलब बहुत ज्यादा करंट, है ना? इसीलिए यहाँ पर ज्यादा करंट है तो ज्यादा जल रहा है वो बल्ब। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जिसका सोल्यूशन बनाकर अगर उसमें से करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई रहेगी। कंडक्टिविटी क्या रहेगी? बोल। बहुत हाई रहेगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आता है वो याद रखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सारे के सारे सॉल्ट्स आते हैं, सारे के सारे सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट है, मतलब सर टाटा नमक, है ना, ये नमक, वो नमक, ये सब सॉल्ट नहीं रे। ऑल दी सॉल्ट्स, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट। समझ में आ रहा है? हाँ, काला नमक। शाबाश, बस बस हो गया, बस हो गया। केमिस्ट्री में हम लोग इन सारे केमिकल्स को सॉल्ट कहते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग इन सारे केमिकल्स को सॉल्ट कहते हैं, जिसमें एक अनायन होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन, और एक मेटल का कटायन होता है। तो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये सब, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब क्या है बेटा? सॉल्ट है। ये सब क्या है? बोल, सॉल्ट। और सारे के सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं? बोल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो पानी में जाते ही पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। और कौन होता है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो इलेक्ट्रोलाइट में पहला तो सॉल्ट आता है, दूसरा आता है एसिड, तीसरा आता है बेस। कौन कौन? बोल, एसिड और बेस। अब देख, मैंने आपको सॉल्ट के लिए क्या बोला, सारे के सारे सॉल्ट कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पर सारे के सारे एसिड और सारे के सारे बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। एसिड और बेस दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं। बहुत से एसिड ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और बहुत से एसिड ऐसे हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बोल, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं? बिल्कुल है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
उसको पानी में डालोगे पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। H2SO4 वो भी क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है समझा, जो पानी में जाएगा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। वीक एसिड क्या रहेगा बोल, वीक एसिड क्या रहेगा बोल, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब भी एक वीक एसिड की एग्जांपल दिया था, एसिडिक एसिड। कौन बेटा, एसिडिक एसिड CH3COOH, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि वो एक वीक एसिड है। सिमिलरली बेस के साथ भी होता है, बेस भी दो टाइप के आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा वो किसकी कैटेगरी में आएगा बोल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो पानी में जाते ही पूरा टूटेगा। एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, पानी में जाते ही पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। और जो वीक बेस रहेगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। वीक बेस की एग्जांपल कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, COOH ट्वाइस, वो एक वीक बेस है, पानी में जाएगा पूरा नहीं टूटेगा। या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये सब पानी में जाके पूरा नहीं टूटता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीक बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोल, वीक बेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कितनी चीजें आती है, इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कितनी चीजें आती है, तो 5 चीजें आती है। कितनी चीजें आती है बोल, 5। कौन सी 5, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है, ऑल दी सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, ये तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है बोल, वीक एसिड, वीक बेस, ये दोनों आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन पांचों को छोड़ के और कुछ आएगा ना बेटा, इन पांचों को छोड़ के और कुछ आएगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ही नहीं, वो क्या रहेगा बोल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे शुगर की एग्जांपल लिया, केन शुगर, वो इन 5 की कैटेगरी में आता है क्या, शुगर ना ही सॉल्ट है, ना ही एसिड है, ना ही बेस है, तो कौन है वो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया ना ही सॉल्ट, ना ही एसिड, ना ही बेस, कौन है वो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है क्या रे अच्छे से। और ये वाली एग्जांपल से समझे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाओगे उसकी कंडक्टिविटी ना के बराबर रहेगी, ऑलमोस्ट जीरो। इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन बनाओगे तो डिपेंड करता है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया तो कंडक्टिविटी बहुत हाई रहेगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या बोलते रहे सोल्यूशन बनाए तो कंडक्टिविटी रहेगी पर उतनी हाई नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी, मॉडरेट कंडक्टिविटी रहेगी। समझा, ये सब कहाँ समझा है सर मेरे को, ये देखिए यहाँ पे समझा है। ये वाला एक्सपेरिमेंट पहले यहाँ पर टेबल में दिया है, उसके बाद ये तीनों पॉइंट में आपको समझा है। देखिए पहले पैराग्राफ में आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझा है, दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रोलाइट, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके नीचे वीक इलेक्ट्रोलाइट। मिला अच्छे से, ठीक है। अभी नेक्स्ट हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को कैसे नापा जाता है, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा सॉल्यूशन कम अच्छा कंडक्टर है, इसको कैसे नापा जाता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सीक्वेंस में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे बोल, रेजिस्टेंस को। फिर रेजिस्टेंस की मदद से हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस को। रेजिस्टेंस की मदद से हम लोग क्या पढ़ेंगे बोल, कंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पर बात कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे रेजिस्टिविटी को। क्या बेटा, रेजिस्टिविटी। और फिर जैसे रेजिस्टेंस की मदद से कंडक्टेंस आया था, उसी तरह रेजिस्टिविटी की वजह से कंडक्टिविटी आएगी। क्या आएगा बोल, कंडक्टिविटी। लेकिन बात यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं होगी, तो हम लोग एक 5वां टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है मोलार कंडक्टिविटी। क्या नाम है बोल, मोलार कंडक्टिविटी। तो अब 1 बाय 1 सीक्वेंस में लाइन से मैं आपको इन 5 चीजों के बारे में बता रहा हूँ। कौन सी 5 चीजें, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी। फॉर्मूले और न्यूमेरिकल के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी। लेकिन डेफिनेशन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, 1 मार्क्स की डेफिनेशन में, डिफाइन रेजिस्टेंस, डिफाइन कंडक्टेंस, डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिफाइन कंडक्टिविटी, डिफाइन मोलार कंडक्टिविटी, या यूनिट पूछ सकता है 5 में से किसी की भी। समझ में आ रहा अच्छे से। तो 1 बाय 1 सीक्वेंस में सबको पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा और इसका फॉर्मूला भी दिखना है, दोनों का आपस में रिलेशन। समझ में आ रहा अच्छे से। तो लेट अस स्टार्ट करते बेटा। ये सब निकालते क्यों है सर हम लोग, ये सब निकालते क्यों हम लोग, आपने कभी सोचा है वायर कॉपर का ही क्यों बनता है, मेटल तो लोहा भी है, अंदर लोहा लगा दो, कॉपर का ही क्यों बनाते हैं भाई। सारे मेटल कंडक्टर है, पर हर मेटल की कंडक्टिविटी एक जैसी नहीं। किसी में से करंट ज्यादा आसानी से पास होता है, किसी में से करंट मुश्किल से पास होता है लेकिन मुश्किल से पास होता है। तो अलग अलग मेटल की कंडक्टिविटी क्या है बेटा, अलग अलग है। तो कौन सा मेटल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा मेटल कम अच्छा कंडक्टर है, इन सबको नापने के लिए ये सारे टर्म्स निकाले गए। समझ आ रहा है। नमक का सोल्यूशन बनाऊंगा वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर रहेगा, या HCl का सोल्यूशन बनाऊंगा वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। इन सबको नापने के लिए हम लोग ये सब देखें, कौन सा कंडक्टर कितना ज्यादा अच्छा, उसको नापने के लिए हम लोग कंडक्टिविटी निकाले। क्या निकाले बोल, कंडक्टिविटी। तो लेट अस स्टार्ट, एक एक करके इन 5 टर्म्स को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। सब बोर्ड पर देखिए, मैं एक साथ 5 को पढ़ा रहा हूँ।
यस। तो देखो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा है, लिखाया नहीं मैंने, लेकिन अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग टेक्स्ट बुक में। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हमने देखा मेटालिक कंडक्टर क्या है, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है। मेटालिक कंडक्टर जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसको आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो आपको ये दोनों समझाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्शन का टॉपिक पढ़ने के लिए, तो जिसके लिए अपने को 5 चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज हमको क्या स्टडी करना है बेटा, बोल रेजिस्टेंस। क्या स्टडी करना है, बोल रेजिस्टेंस। सिंबल है इसका आर। सिंबल क्या है बेटा इसका, आर। किसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, बताओ। आसान भाषा में बोले तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहीं से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कितनी अपोजिशन फील करनी पड़ रही है, उसको कितना अपोजिशन फील करना पड़ रहा है। करंट इजीली फ्लो कर रहा है, मुश्किल से फ्लो कर रहा है, इस चीज को नापता है कौन बेटा, रेजिस्टेंस। आप लोग बताओ, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा या ज्यादा फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा, उसको रुकावट, अपोजिशन, रुकावट, रुकावट ज्यादा है तो करंट कैसा फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा। और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है दो चीजों के साथ। रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है कितनी चीजों के साथ बेटा, दो चीजों के साथ। सर कौन सी दो चीजें, एक है करंट, पहले तो बता दिया करंट, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। कैसा रिलेशन होता है सर, क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन आपको निकाल के दिया था ओम्स लॉ। ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ओम्स लॉ निकाल के दिया था, वो आपको रिलेशन निकाल के दिया। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है वो नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, ओम्स लॉ की मदद से जो फॉर्मूला आता है वो बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू V बाई आई। अल्लाह सर पूरा पढ़ाओ ना, फिजिक्स का लेक्चर नहीं चल रहा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से है, सब समझा चुका हूँ। समझ आ रहा अच्छे से। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, बोल V बाई आई। व्हाट इज V ओवर हियर, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। व्हाट इज I ओवर हियर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोल V बाई आई। हेलो, देखो रेजिस्टेंस का जनरल मीनिंग क्या है बेटा, रेजिस्टेंस का जनरल मीनिंग क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट को फ्लो करने में कितना अपोजिशन फील हो रहा है, ठीक है ना। ओम्स लॉ के मुताबिक उसका फॉर्मूला क्या आता है, R इज इक्वल टू V बाय आई। तो फॉर्मूला मिल गया मेरे को रेजिस्टेंस का, क्या फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, V बाय आई। डेफिनेशन ये नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन इसी की मदद से लिखेंगे। क्या डेफिनेशन, तो देखो आपको टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन दी हुई इसी की मदद से, सब टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करेंगे बेटा। पहली लाइन में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के आगे क्या लिखा है, देख, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट I। सेम चीज उसने वर्ड्स में लिख दिया, देख रहे हो, सेम चीज को वर्ड में लिख दी गई है, ठीक है। समझा अच्छे से, तो मैं दोबारा से नहीं लिखा रहा हूँ, आपने अंडरलाइन कर लिया ना, काफी है। अभी बात करते हैं इसके SI यूनिट पे, सब बोर्ड पर देखेंगे। SI यूनिट इधर देखो, क्या रहेगी SI यूनिट, ऊपर कौन है इसमें, वोल्टेज, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, बोल वोल्ट। और नीचे कौन है इसमें, करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, तो क्या है बोल वोल्ट पर एम्पियर। क्या है बेटा, वोल्ट पर एम्पियर। इसी चीज को हम लोग एक और नाम देते हैं, ओम। सिंबल क्या होता है ओम का, सिग्मा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को किस में नापा जाता है, बोल, ओ सॉरी ओमेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का ओहम यूनिट है, ये सिंबल है उसका। अगर कहीं पर ओहम की जगह पर ये लिखा हुआ है तो भी सेम ही बात, एक ही बात चलेगा। वोल्ट पर एम्पियर बोलो या ओहम बोलो, या इसके यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, देख वोल्ट, ध्यान दे, वोल्ट डिवाइडेड बाय कूलम इंटू सेकेंड, ऐसा भी लिखा रहता है, ये भी चलेगा। कैसे चलेगा, देख, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, कूलम पर सेकेंड, सॉरी कूलम पर सेकेंड, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, चार्ज बाय टाइम, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो एम्पियर की जगह आप और क्या देख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। तो देख वोल्ट पर कूलम पर सेकेंड, ये वोल्ट को ऐसे ही रहने दे, ये कूलम पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड पर कूलम, तो और क्या बन गया, देखिए वोल्ट सेकेंड पर कूलम। और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, ये भी रेयर देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस का ज्यादातर आपको यूनिट क्या दिखेगा, बोल ओम दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, ओम। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या बताता है, करंट कितना ज्यादा है कितना कम फ्लो करने वाला, ठीक है ना। सब बोर्ड पर देखो,
ज्यादा करंट कब फ्लो करेगा? जब रेजिस्टेंस कम हो, और कम करंट कब फ्लो करेगा? जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो हमने क्या किया, कंडक्टिविटी को नापने के लिए रेजिस्टेंस का सहारा नहीं लिया, बल्कि इसके रेसिप्रोकल का सहारा लिया। एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। उसका नाम रखा कंडक्टेंस। क्या नाम रखा बोल उसका? कंडक्टेंस। इसका सिंबल है कैपिटल जी। सिंबल क्या बेटा बोल? कैपिटल जी। फॉर्मूला, डेफिनेशन से फॉर्मूला पता चल गया। अभी मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल ऑफ, बोलना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा तो क्या रहेगा फॉर्मूला जी का? देख, जी इज इक्वल टू 1/r। और इज द फॉर्मूला ऑफ जी? 1/r। डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे सब लोग। पेज नंबर 92, ऊपर आओ। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मिला बेटा? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी ऑफ अ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मिल गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सेम डेफिनेशन मिल गई आपको, बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गया फॉर्मूला, G इज इक्वल टू 1/r। अब इसका मीनिंग समझो थोड़ा। देख, जब रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कंडक्टेंस क्या रहेगा बोल? कम रहेगा। और जब रेजिस्टेंस कम रहेगा तो कंडक्टेंस क्या रहेगा? ज्यादा। अच्छा ध्यान से सुनना, समझ, रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस क्या है बोल? ज्यादा। पहले बताओ, करंट ज्यादा रहेगा या कम? कम। करंट कम रहेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम रहेगा। और एक बात, रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टेंस भी कम रहेगा। तो कुछ नोटिस कर रहे हो? कम कंडक्टेंस कम करंट, ज्यादा कंडक्टेंस ज्यादा करंट। तो अगर मुझे पता करना है इस कंडक्टर में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा या कम फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस मत निकालो, उसके साथ उल्टा रिलेशन होता है ना। क्या निकालो? कंडक्टेंस निकालो। जितना ज्यादा इसका कंडक्टेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितना कम इसका कंडक्टेंस रहेगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब जब सब देख ही लिए, मीनिंग समझ लिए, उसका डेफिनेशन देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, तो और क्या लगेगा अपने को? एसआई यूनिट। क्या बेटा? एसआई यूनिट। क्या रहेगी बोल इसकी एसआई यूनिट? नीचे रेजिस्टेंस है ना, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था देख? ओम। तो इसका यूनिट क्या आएगा? पर ओम। क्या आएगा बोल? पर ओम। इसको ओहम रेज टू -1 नहीं पढ़ने, क्या पढ़ने का इसको? पर ओहम। ये -1 मतलब ये ओहम नीचे है, पर ओहम। और क्या लिख सकते हो? देख, और क्या लिख सकते हो? देख, इसका यूनिट क्या था रे? वोल्ट पर एम्पियर। तो इसका क्या आएगा बोल? एम्पियर पर वोल्ट। क्या आएगा बोल? एम्पियर पर वोल्ट। समझा? इसका एक यूनिट और है, इसका एक यूनिट और है, सीमेंस। कैपिटल एस से दिखाते इसको। किससे दिखाते बोल? कैपिटल एस। इट इज इक्वल टू पर ओम। पर ओम लिखो या सीमेंस लिखो, एक ही बात, दोनों का मतलब सेम ही। समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? एक कंपनी भी एक मालूम, सीमेंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है, बहुत फेमस कंपनी। इसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत अच्छे और महंगे होते हैं। जर्मन कंपनी, नहीं सुने हो? छोड़ो, जान दो। ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ? पॉलीकैब, वो तो इंडियन है रे। अच्छी है वो भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये बहुत पुरानी और बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, जर्मन ब्रांड सीमेंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। ठीक है ना? बस खैर, किसका यूनिट है सीमेंस बोल? इट इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। आप पर ओम लिखो या सीमेंस लिखो, दोनों का मतलब सेम ही। एकदम अच्छे से समझा रहे? तो दो चीजें हो गई अपनी, कौन कौन? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। आज जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। समझो, मेरे पास दो कंडक्टर है। कितने कंडक्टर है? दो कंडक्टर है, ठीक है ना? इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। बताओ किस में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा? 8 ओम वाले में से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम। ऐसा जरूरी नहीं। अब सुनो क्यों, सुनो क्यों, मैंने बात आधी अधूरी बताया आपको। ये 10 ओम का है रेजिस्टेंस, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस। इसका लेंथ है, ध्यान से सुनना, इसका लेंथ है 100 मीटर और इसका लेंथ है 2 ही मीटर। आप समझ, ये सिर्फ 2 मीटर लंबा है और रेजिस्टेंस 8 ओम का दे रहा है। ये 100 मीटर लंबा है और रेजिस्टेंस 10 ओम का। तो ज्यादा अच्छा वायर कौन सा है? ये वाला। इसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। इसका मतलब अगर मैं आपको खाली 2 वायर का रेजिस्टेंस बता दूं, तो आप ये नहीं बता सकते दोनों में कौन सा कंडक्टर अच्छा है, क्योंकि लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस कोई मायने का नहीं रह जाएगा। फिर रेजिस्टेंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। सिमिलरली समझ, इसका और इसका लेंथ सेम है, ये भी 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है। इसका 10 ओम रेजिस्टेंस, इसका 8 ओम रेजिस्टेंस। अब करंट किस में से ज्यादा फ्लो करेगा? 8 ओम वाले में से। जरूरी नहीं सर, अब तो लेंथ भी सेम कर दिए, तो एरिया बचा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई एक वायर पतला एक वायर मोटा है, उस पर भी डिपेंड करता है। इधर सुन, इधर सुन,
समझ, ये वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर है बहुत पतला है और 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, पतला होकर भी 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, और ये वायर बहुत मोटा है लेकिन 8 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, तो ये वाला अच्छा रहेगा। और एरिया उल्टा कर देंगे तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी। यानी कि अगर दो वायर को आप कंपेयर कर रहे हो, दो वायर को आप कंपेयर कर रहे हो, कौन सा अच्छा वायर है कौन सा नहीं अच्छा वायर है, कम अच्छा वायर है, तो आप रेजिस्टेंस के ऊपर तब तक डिपेंड नहीं कर सकते जब तक आप दोनों वायर का लेंथ और एरिया फिक्स ना कर दो। जब आप दोनों वायर का लेंथ और एरिया फिक्स कर दोगे, सेम सेम कर दोगे, तब तो आप कंपेयर कर सकते हो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका रेजिस्टेंस कम है। लेकिन अगर लेंथ अलग है एरिया अलग है, तब आप रेजिस्टेंस का हेल्प ले सकते हो क्या? नहीं। यही वजह कि जब हम लोग ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना 10वीं में भी 11वीं में भी, तो पहली लाइन यही लिखी रहती है, एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स सेम। पहली लाइन वहां पर लिखी, कंडक्टर का ना लेंथ बढ़ाना है ना एरिया बढ़ाना है, दोनों फिक्स रखना है, सेम रखना है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंड कर सकते क्या? वायर्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर सकते क्या? नहीं भाई, लेंथ चेंज होगा रेजिस्टेंस का कुछ मायने नहीं रह जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस का कुछ मायने नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमने रेजिस्टेंस की जगह पर एक अच्छा और नया टर्म निकाला, लेंथ बदल दो, एरिया बदल दो, कुछ भी बदल दो, लेकिन एक ऐसा टर्म जो आपको बता देगा वायर अच्छा है या नहीं है। एक नया टर्म निकाला जिसका नाम था रेजिस्टिविटी। क्या नाम था बोल? रेजिस्टिविटी। सिंबल है इसका रो। व्हाट इज सिंबल बेटा? रो। रेजिस्टिविटी रो। कैसे आया पिक्चर में रेजिस्टिविटी? एकदम सिंपल है, बोर्ड पर देखो। रेजिस्टेंस दो चीजों की वजह से बदल जा रहा था। कौन सी दो चीजें? एक लेंथ और एक एरिया। तो रेजिस्टेंस को दोनों के साथ कंपेयर करते हैं, तो बेटा वायर का लेंथ जितना ज्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होते जाता है, और वायर का लेंथ जितना कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। एंड अब कंपेयर करते हैं एरिया को। मुझे बताना, एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है, किसमें से करंट आसानी से बहेगा? मोटे वायर में, उसको ज्यादा जगह है ना बहने के लिए। यानी एरिया जितना ज्यादा रहेगा करंट आसानी से बह रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है, तो उल्टा रिलेशन हो गया ना ये। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ए फॉर व्हाट? एरिया। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को कंबाइन करके लिखो, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है, तो ये आ गया इक्वल टू, और यहां पर जो कांस्टेंट आता है उसी का नाम होता है रेजिस्टिविटी, उसी का नाम होता है रेजिस्टिविटी। तो टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा बोल? ये ए इधर आ जाएगा, आर इंटू ए बाय एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, आर इंटू ए बाय एल। समझ में आ रहा अच्छे से? तो सर डिफाइन कैसे करूं मैं इसको? डेफिनेशन कैसे लिखूं? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ऐसा नहीं लिखने का, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने का। समझो एक कंडक्टर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है और लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर, ये दोनों 1 1 हो गया, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? रो की। मतलब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वही उसकी रेजिस्टिविटी रहेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे बोल? हम लोग क्या लिखेंगे बोल? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर इज डिफाइंड एज इट्स रेजिस्टिविटी। समझ में आ रहा अच्छे से? देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, सब बोर्ड पर देखेंगे। ये देख यहाँ पर लास्ट में येलो बॉक्स के ऊपर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अंडरलाइन किए, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ भी एक हो एरिया भी एक हो, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो इधर ध्यान दे, ये रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन हो गया, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, आपने डेफिनेशन भी अंडरलाइन कर ली। क्या बचा? एसआई यूनिट। तो लेट अस सी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखते हैं रेजिस्टिविटी की क्या आएगी बोल। ऊपर कौन है? आर, आर बोले तो ओहम। इधर कौन है? ए, एरिया, एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर। नीचे कौन है रे? लेंथ, लेंथ बोले तो मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ रहा है बोल? ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है बेटा बोल?
रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बोल, ओहम मीटर। सबको समझा? वहां पे उसने आपको करने के लिए बोला, देख व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हमको मालूम है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, बोला रे ओहम मीटर। एकदम अच्छे से समझा? अब देख फंडा सेम है, जिस वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी उसमें से करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि बात रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस की ही कर रही। तो जिस वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी वहां से करंट कम फ्लो करेगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम रहेगी वहां से करंट ज्यादा फ्लो। तो फिर से उल्टा रिलेशन है ना, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस का उल्टा करके कंडक्टेंस निकाले थे, उसी तरह रेजिस्टिविटी का उल्टा करके कंडक्टिविटी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बोल, तो ये मेन टर्म है, मेन टर्म यही है बेटा, कंडक्टिविटी, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बोल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिंबल देखेंगे बेटा इसका, व्हाट इज द सिंबल, सी कापा, नॉट के। व्हाट इज द सिंबल, कापा, ग्रीक का अल्फाबेट है वो, के जैसा दिखता है पर नाम क्या उसका, कापा। आपने के बोल दिया तो कोई आपकी जान नहीं ले लेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, इट इज नॉट के, इट इज कापा, KAPPA। आपा नहीं रे आपा नहीं, कापा, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, तो इधर ध्यान से सुन, इधर ध्यान से सुन। रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके बता ना, रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो कंडक्टेंस लेंथ को कैसा प्रोपोर्शनल रहेगा, इनवर्स। नहीं समझा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना, तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, है कि नहीं। तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सही है। रेजिस्टेंस एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंडक्टेंस एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों का कंबाइन करके क्या बनेगा बोल, G प्रोपोर्शनल टू, बोलना A/L। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे क्या आएगा बोल, इज इक्वल्स टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसी को बोलते हैं कापा या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कापा, कापा का फॉर्मूला क्या रहेगा, देख G into L/A। This is the formula of electrical conductivity. This is the formula of electrical conductivity. अब इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, वायर का लेंथ 1 मीटर कर दे, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दे, तो जो कंडक्टेंस रहेगा वही क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक कंडक्टर जिसका लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है, उसका जो कंडक्टेंस रहता है वही क्या रहती है, उसकी कंडक्टिविटी। डेफिनेशन अंडरलाइन करो, ये देखिए लास्ट पैराग्राफ में 10 के आगे देखो क्या लिखा है, कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक ऐसा कंडक्टर, ध्यान से सुनो, एक ऐसा कंडक्टर जिसका यूनिट लेंथ मतलब लेंथ 1 है, यूनिट एरिया मतलब एरिया 1 है, उसका जो कंडक्टेंस रहेगा वही क्या रहेगी बोल, कंडक्टिविटी। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए, ये आ गया अपने सामने फॉर्मूला, ये आ गया अपने सामने फॉर्मूला। अभी देख लेंगे एसआई यूनिट, अभी देख लेंगे एसआई यूनिट, तो क्या रहेगी एसआई यूनिट, देख सबसे पहले कौन है बेटा, जी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, देख पर ओम या सीमेंस भी बोल सकते हैं ना, पर ओम। ऊपर कौन है देख, मीटर, लेंथ मतलब मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, ये मीटर से स्क्वायर कैंसल, मीटर भी नीचे ही है ना, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बोल, पर मीटर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, what is the SI unit of conductivity, per ohm per meter, or else you can write down per ohm की जगह और क्या लिख सकता हूँ बोल मैं, सीमेंस, तो सीमेंस पर मीटर। ये दो यूनिट आपको याद रखनी है, किसकी बेटा, किसकी बोल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। लेकिन आपको कभी भी ये यूनिट देगा नहीं, क्योंकि ये कॉमन यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट यही है। कॉमन यूनिट में ना मीटर नहीं यूज होता है, क्योंकि हम लोग लैब में जब केमिस्ट्री या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 10-10 मीटर के वायर नहीं यूज करते, सेंटीमीटर्स के वायर यूज करते, छोटे छोटे वायर यूज करते। तो कॉमन यूनिट क्या रहेगी इसकी बोल, कॉमन यूनिट क्या रहेगी, पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये कॉमन यूनिट रहेगी। समझा अच्छे से। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर हो, उसका जो कंडक्टेंस होता है वही कंडक्टिविटी होता है, सही है। समझिए वायर है, ये कंडक्टर है,
इसका लेंथ कितना लेना है 1 मीटर, लेंथ कितना लेना है और एरिया कितना लेना है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? पहले तो बताइए कौन से शेप का दिख रहा है? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा निकालते हैं? बेस का एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना है इसका 1, हाइट कितनी है 1, वॉल्यूम कितना आएगा 1 मीटर क्यूब, क्या आएगा बोल 1 मीटर क्यूब। मतलब मैं बोल सकता हूँ किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो कंडक्टिविटी रहता है या कंडक्टेंस रहता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो, इधर ध्यान से देख, कंडक्टिविटी मतलब किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कंडक्टर, 1 मीटर, ऐसा लिखता हूँ कंडक्टेंस ऑफ, ध्यान से देखा, कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब या यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। सर क्यों जबरदस्ती बात बढ़ा रहे हो? रहने दो ना, काय को ये बात लेके आ रहे हो, है कि नहीं? तो बेटा कंडक्टर खाली वायर नहीं होता है, कंडक्टर तो सोल्यूशन भी होता है, कंडक्टर तो सोल्यूशन भी होता है। अब उसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए उसका लेंथ और एरिया निकालोगे नहीं, तो फिर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे, उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे, जो उसका कंडक्टेंस रहेगा वही उसकी कंडक्टिविटी रहेगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये मैंने इसलिए लाया ताकि आपको समझ में आए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप ना सिर्फ वायर्स के लिए निकाल सकते हो बल्कि सॉल्यूशंस के लिए भी निकाल सकते हो। समझा रहे अच्छे से? सबको एकदम अच्छे से समझा? अभी एक और फॉर्मूला इसका आप बना सकते हो, देखो इसका एक फॉर्मूला और बनाया जा सकता है कापा का। कैसे? सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना। कापा का जनरल फॉर्मूला क्या? देख, जी एल बाई ए, कापा इज इक्वल टू जी एल बाई ए। बेटा ध्यान से देखना, कापा ऐसे रहने दे, जी बोले तो 1 बाय आर ना, जी बोले तो 1 बाय आर इंटू एल बाई ए, 1 बाय आर इंटू एल बाई ए। ये 1 बाय आर को ऐसे रहने दे, ये एल बाई ए को नीचे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा रे? ए बाई एल। व्हाट इज दिस? आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल क्या है बोल? रेजिस्टिविटी। तो कुछ देख रहे हो, कंडक्टिविटी बराबर होती है 1 बाय रो। जिस तरह कंडक्टेंस बराबर था 1 बाय आर, उसी तरह कंडक्टिविटी बराबर होती है 1 बाय रो। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, बस बस बस, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, बस रे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। समझा अच्छे से? तो 4 टर्म्स मैंने आपको समझा दिया। कौन कौन से 4 टर्म्स? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब आते हैं 5वें टर्म्स की तरफ। लेकिन 5वां टर्म पढ़ाने से पहले 5वें टर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाई डू वी नीड अ 5th टर्म? बात होगी ना कंडक्टिविटी पे खत्म। देखो अगर एक मेटालिक कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है? मेटालिक कंडक्टर, तो वो अच्छा है या बुरा है उसको पता लगाने के लिए आप कंडक्टिविटी निकाल लो, बात खत्म है। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी वो अच्छा कंडक्टर है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, कौन सा रे? इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कौन सा वाला? सोल्यूशन वाला। तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बात खत्म नहीं होगी। क्यों? जरा ध्यान से सुन। समझ, मेरे पास 2 बीकर है, दोनों में 1 लीटर सोल्यूशन है, नमक और पानी का। किसका रे? 2 बीकर है, इसमें भी 1 लीटर नमक पानी का सोल्यूशन है, इसमें भी 1 लीटर नमक पानी का सोल्यूशन है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या है बोल? सेम। तो दोनों की कंडक्टिविटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर। ये वाला 1 लीटर पानी लिया था, 2 चम्मच नमक लिया था, ये वाले में 1 लीटर पानी लिया था, 10 चम्मच नमक लिया था। अब वॉल्यूम दोनों का ही क्या है? 1 लीटर है, सेम है, पर इसमें 2 ही चम्मच नमक है, इसमें 10 चम्मच नमक है। आयन ज्यादा किसमें रहेंगे? 10 चम्मच वाले, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। नहीं समझा? समझ में आया अच्छे से? तो कंडक्टिविटी जो होती है सॉल्यूशंस की, वायर्स की नहीं। वायर्स के लिए बात यहाँ पर खत्म हो गई। किसकी बात कर रहा मैं? सॉल्यूशंस की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो सिर्फ वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, और किस पर डिपेंड करती है बोल? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करती है, कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो कितना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। समझ आ रहा है? तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जिसमें कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए।
तो इस फॉर्मूले को निकाल के दिया FWG खोलराश नाम के एक साइंटिस्ट ने, शॉर्ट में बोले तो खोलराश। क्या बेटा, खराश नहीं रे, खोलराश, ठीक है ना। खोलराश ने एक नया टर्म निकाल के दिया और उसका नाम रखा मोलार कंडक्टिविटी। क्या नाम रखा देख? तो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं, मोलार कंडक्टिविटी। तो देख दो दो कंडक्टिविटी आ गई, यहाँ दो दो कंडक्टिविटी आ गई, एक आ गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक आ गई मोलार कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा रहेगा या फिर सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा रहेगा। अगर सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा है, SIRF सिर्फ नहीं रे, कंडक्टिविटी लिखा है, उससे पहले ना इलेक्ट्रिकल लिखा है ना मोलार लिखा है, तो उसको इलेक्ट्रिकल ही समझने का। मोलार कंडक्टिविटी तभी समझने का जब क्या लिखा हुआ रहेगा, मोलार लिखा हुआ रहेगा। इसका सिंबल होता है लैम्डा। इसका सिंबल क्या होता है बेटा? सर ये कौन सा लैम्डा है? लैम्डा तो ये होता है, ये स्मॉल लेटर वाला लैम्डा, ये कैपिटल लेटर वाला लैम्डा। जैसा इंग्लिश में अपर केस लोअर केस होता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, वैसे ग्रीक में भी अपर और लोअर केस होता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। तो एक कैपिटल लेटर का लैम्डा है और ये स्मॉल लेटर का लैम्डा है, दोनों ही लैम्डा है। ये उर्दू का आर्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो, उर्दू में आर्ट ऐसी लिखते ना, इट इज ऑल्सो लैम्डा। क्या बेटा? ये लैम्डा। चल आगे देख। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टिविटी? सर मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? खोलराश ने क्या फॉर्मूला निकाल के दिया? एकदम सिंपल है, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। खत्म। मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है बोल? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस C? ये C क्या है बोल? कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आ गया मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे सब लोग। मोलार कंडक्टिविटी एक यहाँ पे दिया है फॉर्मूले के ऊपर, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ध्यान दे, पता चला वायर की मोलार कंडक्टिविटी निकालते बैठे। मेटालिक कंडक्टर की मोलार कंडक्टिविटी कभी नहीं निकाली जाती है। कौन से कंडक्टर की निकाली जाती है बोल? इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है ना। तो देख, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कापा डिवाइडेड बाय इट्स मोलार कॉन्सेंट्रेशन C। तो कापा बाय C। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए? बात नहीं, डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए बेटा सब लोग, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मूला भी लिख लिए। अभी कर लेते हैं SI यूनिट। नाउ लेट अस सी SI यूनिट। सब बोर्ड पर देखो, ऊपर कौन है इसमें? कापा या फिर कंडक्टिविटी। क्या यूनिट था उसका? कंडक्टिविटी का यूनिट क्या था देख? कंडक्टिविटी का SI यूनिट था पर ओम पर मीटर। क्या बेटा? पर ओम पर मीटर, है कि नहीं। नीचे कौन है बेटा इसमें? नीचे कौन है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद है मोलारिटी? क्या फॉर्मूला था? मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी। क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल को किस में नापते हैं? मोल में। और नीचे कौन है बेटा? लीटर। तो क्या आएगा इसकी जगह पर बोल? मोल पर लीटर। क्या आएगा बोल? मोल पर लीटर। तो व्हाट इज द यूनिट? सब लोग ध्यान से देखना। ये लीटर ऊपर जाएगा और लीटर इज टू 1 बन जाएगा, लीटर इज टू 1। ये पर ओम को ऐसी रहने दो, पर मीटर को ऐसी रहने दो, ये मोल भी ऊपर जाएगा तो पर मोल। तो लीटर पर ओम पर मीटर पर मोल, लीटर पर ओम पर मीटर पर मोल। दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। क्या बेटा? मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इस लीटर को भी ना हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस लीटर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे हुई आगे करूंगा मैं, ठीक है ना। उसने देखो आपको SI यूनिट क्या दिया देख, SI यूनिट क्या दिया देख? सीमेंट मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंट मीटर स्क्वायर पर मोल। ये कहां से आ गया सर उसको? ये कहां से आ गया? इधर देख, लीटर किस चीज का यूनिट है रे? वॉल्यूम का। क्या वॉल्यूम का और कोई यूनिट नहीं है? SI यूनिट क्या है वॉल्यूम का? मीटर क्यूब। तो लीटर की जगह क्या लिखूंगा मैं? मीटर क्यूब। पर ओम, मीटर इज टू -1, मोल इज टू -1। ये देख ध्यान से देख, ये पर ओम को ऐसी रहने दे, ये पावर 3, ये पावर -1, कितना हो जाएगा? पावर 2, और ये पर मोल। तो ये है SI यूनिट मोलार कंडक्टिविटी की, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, पर ओम की जगह और क्या लिख सकते थे?
सीमेंस। तो एक और यूनिट क्या बन गई बोल, बोल जल्दी, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। एकदम अच्छे से समझा। अब इसके ऊपर अपने को न्यूमेरिकल आता है, मोलार कंडक्टिविटी पे अपने को न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। लेकिन उस न्यूमेरिकल में हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे बोल, चेंज। क्यों चेंज करेंगे सर? मैंने आपको बोला ये जितनी भी यूनिट आप लिख रहे हैं सब ऐसा यूनिट है। कौन सा यूनिट है बोल, ऐसा यूनिट। लेकिन कॉमन यूनिट ये सब नहीं। अगर मैं इसी मोलार कंडक्टिविटी की कॉमन यूनिट की बात करूं तो कॉमन यूनिट जो केमिस्ट्री में यूज होती है वो क्या रहेगी बोल, सीमेंस मीटर स्क्वायर की क्या करें, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये कॉमन यूनिट है, ये कॉमन यूनिट है। अब जो फॉर्मूला आपने लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाय सी, ये कापा आपको हमेशा किस में दिया रहेगा, देख कापा आपको हमेशा किस में दिया रहेगा, कापा का यूनिट क्या था देख, सीमेंट पर मीटर, पर इसमें नहीं दिया रहेगा, कॉमन यूनिट में। कॉमन यूनिट क्या रहेगा बोल, सीमेंट पर सेंटीमीटर। किस में दिया रहेगा बोल, सीमेंट पर सेंटीमीटर। पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है मोलारिटी है, क्या बेटा, मोलारिटी, इसका यूनिट हमेशा फिक्स है, इसको आप नहीं बदल सकते हो। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है बोल, मोल पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है बोल, मोल पर लीटर। और मुझे जो मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है उसकी कॉमन यूनिट क्या है देख, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पर कुछ फर्क देख रहे हो बेटा, इधर सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर, इधर लीटर है। ये लीटर को किस में डालना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो आपके पास दो रास्ता है। फॉर्मूला यही याद रखो, जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा पहले उसको मोल पर लीटर से मोल पर सेंटीमीटर में बदलो, फिर फॉर्मूले में पुट करके आंसर लो। दूसरा फॉर्मूला ही चेंज कर दो, फॉर्मूला ही चेंज कर दो, तो कन्वर्जन से बच जाएंगे ना, कन्वर्जन से बच जाएंगे। अब इस लीटर को मैं सेंटीमीटर में कैसे बदलूं, तो सब लोग ध्यान से देखा, ऊपर कापा है, यूनिट है सेंटीमीटर, सॉरी सीमेंट पर सेंटीमीटर है ना, नीचे कौन है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट क्या है उसकी बोल, मोल पर लीटर। बेटा पर लीटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ देख, पर लीटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बाजू में ऐसा लिखो या नीचे ले जाके लिखो, एक ही बात है ना। ये लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बोल, एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 ना। तो ये मोल को ऐसे रहने दो, नीचे लीटर की जगह मिलीलीटर आ जाएगा, और क्या लग जाएगा बोल, 1000। एक लीटर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया देख, 1000 मिलीलीटर। अब मैंने आपको बहुत पहले केमिस्ट्री में ही बताया था कि 1 लीटर बराबर होता है डेसीमीटर क्यूब के, याद है, 1 लीटर बराबर होता है डेसीमीटर क्यूब के, और 1 मिलीलीटर बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। 1 लीटर किसके बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब के, और 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब के। तो इस मिलीलीटर की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ बोल, सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकता बोल, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाता है कि कापा जिसकी यूनिट है सीमेंट पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मोल डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर। आप देख सेंटीमीटर में आ गया दोनों, सेंटीमीटर में आ गया दोनों। अभी 1000 का क्या करूं, ये 1/1000 है ना, ऊपर जाएगा तो 1000/1 बनेगा। अब वो 1000 और ये के क्या हो जाएंगे बोल, मल्टीप्लाई। तो नया फॉर्मूला देख क्या आ रहा है, कापा इज इक्वल टू 1000 ऊपर आके के से कापा से मल्टीप्लाई, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 1000 ऊपर आके कापा से मल्टीप्लाई किया, 1000 कापा बाय सी। ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला, डेफिनेशन के लिए ये फॉर्मूला, न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला। दोनों में फर्क क्या है बोल, खाली 1000 आ गया। अब क्यों यूज करना है फॉर्मूला, क्यों यूज करना है फॉर्मूला, तो उसके पीछे का रीजन क्या है समझ। आपको कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किस में दिया रहेगा बोल, मोल पर लीटर, किसमें रे, या और क्या हो सकता है मोल पर लीटर की जगह पे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक ही चीज है दोनों। या और क्या हो सकता है इसके यहाँ पे, मोलार, याद है, ये भी एक ही चीज है, या फिर सिर्फ कैपिटल एम। तो कॉन्सेंट्रेशन इसमें कुछ भी यूनिट रहेगी, ये सब सेम ही चीज है, खाली आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। चारों सेम चीज है, चारों सेम चीज है। कापा, कापा का यूनिट क्या रहना चाहिए, कापा का यूनिट क्या रहना चाहिए, सीमेंट पर सेंटीमीटर। कापा का कॉमन यूनिट क्या रहना चाहिए बोल, सीमेंट पर सेंटीमीटर। और लैम्डा का सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। तो ये वो यूनिट है जो न्यूमेरिकल में यूज होगी। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं, चुपचाप वैल्यूज उठा के रख दो। समझ, तेरे को लैम्डा निकालने बोला है, समझ समझ, लैम्डा निकालने बोला है, और कापा और सी दिया है, और कापा इसी यूनिट में दिया और सी इसी यूनिट में दिया है, कुछ भी बदलने की जरूरत है क्या, चुपचाप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, लैम्डा आ जाएगा। कौन सी यूनिट में आएगा बोल, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
तो ये फॉर्मूला इन यूनिट्स के लिए इस्तेमाल करना। समझ, तेरे को लैम्डा दिया था, लैम्डा किस में दिया था, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कापा दिया था, कापा किस में दिया था, सीमेंस सेंटीमीटर में। और कंसंट्रेशन निकालने बोला है, कुछ बदलो मत, सब वैल्यू रख दो, कंसंट्रेशन निकालो, किस में आएगा आंसर, मोल पर लीटर। तो इस फॉर्मूले की खास बात ये है, किसी का भी यूनिट बदलने की जरूरत नहीं होती, ये यूनिट फिक्स हो गया, इसमें फिक्स करके हमने इंटर कर दिया, खाली वैल्यू पुट करो, आंसर लो। समझ में आ रहा अच्छे से। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ भी है, तो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी ये सारी थ्योरी समझ में आई पूरी अच्छे से। और वहाँ पे आपको देखो एक इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया है, एक एग्जाम्पल 5.1, प्रॉब्लम 5.1, ये पूरा लिखो, फिर वो क्वेश्चन कराता हूँ और अच्छे से समझेगा फिर। प्रॉब्लम 5.1 क्या दिया देखो, the molar conductivity of 0.05 molar BaCl2 solution, 0.05 मोलार, ये क्या दिया रे, कैपिटल एम लिखा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया ना, तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है सी, कितना दिया रे, 0.05 मोलार BaCl2 सोल्यूशन। फिर से पढ़, द मोलार कंडक्टिविटी, बात किसकी कर रहा है बेटा, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा, क्या देख, molar conductivity of 0.05 molar BaCl2 solution at 25 degrees Celsius is 223 per ohm सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आगे देखो पूछा क्या है, व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी, क्या निकालना है बेटा, सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा है मतलब क्या निकालना है बोल, कापा। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05 मोलार, मोलार कंडक्टिविटी दिया है, कापा निकालने का। यूनिट भी देख परफेक्ट है, सेंटीमीटर में ना, मतलब सही है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बोल, क्या फॉर्मूला अपने पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कापा बाय सी। तो कापा क्या देख, सी इधर आएगा, लैम्डा सी बाय 1000, वैल्यूज पुट करो, लैम्डा 223, सी 0.05 डिवाइड बाय 1000, करेक्ट है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 का 5 कैरी के 1, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी के 1, 5 2 जा 10 और 1 11, ये हो गया 1115, ठीक है ना, दो नंबर के बाद पॉइंट, 11.15 इंटू ये +3 है ना, 10⁻⁰0 मतलब 10⁻+3 है ना, ऊपर जगह तो, ठीक है। अब यूनिट क्या था कापा का, याद करो, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर सीमेन पर सेंटीमीटर भी लिख सकते, इजी, समझा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर दिया, देख ट्राई दिस करके, पेज नंबर 93 पे ट्राई दिस वहीं पर दिया हुआ है ना, इसी क्वेश्चन के ऊपर क्या दिया देख, व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्या निकालना है, व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या निकालना है, सी निकालना है, व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू हैव द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा, कितना लेने बोले देख, 121.4 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड द कंडक्टिविटी, सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा हुआ मतलब क्या रे, कापा, कितना दिया कापा देख, 2.428 इंटू 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन देख, पहले यूनिट देखो, सब यूनिट सही है ना बेटा, दोनों सेंटीमीटर में दिया मतलब यूनिट सही है। कंसंट्रेशन निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1000 कापा बाय सी, तो इसमें से सी निकालना है, उसको वहां कर दो, सी इज इक्वल्स टू 1000 कापा बाय लैम्डा, तो 1000 कापा कितना दिया बेटा, 2.428 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा इज हाउ मच, 121.4, ये देख 30 मतलब 10⁻+3,
ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल, बाकी का जो 2 बचा है उसको log से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। (2.428 डिवाइड बाय 121.4 0.02 कितना रहा बेटा 0.02। यूनिट क्या रहेगा इसका बोल, कंसंट्रेशन का क्या यूनिट रहते हैं, 4 यूनिट दिया था ना, चारों में से कुछ भी लिख दो, मोल पर लीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोलार, या फिर सिर्फ कैपिटल एम लिख दोगे तो भी चलेगा। समझा? ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है ना। एक एमसीक्यू भी दिया आपको इसी से रिलेटेड, देखो पेज नंबर 117 117 क्या बोले देख, पहला वाला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोला देखो, 2 सोल्यूशन, 2 अलग अलग सोल्यूशन है, हैव द रेशियो ऑफ देयर कंसंट्रेशन, उनके कंसंट्रेशन का रेशियो दिया, कितना दिया बेटा 0.4। इसका मतलब कंसंट्रेशन का रेशियो मतलब C1:C2 कितना दिया रे 0.4। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो C1/C2 = 0.4, ठीक है ना, आगे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 0.4/1 ऐसा है, ठीक है। आगे देख क्या बोला उसने, एंड रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटीज, कंडक्टिविटीज का भी रेशियो दिया है, सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा है, मोलार लिखा है क्या नहीं, तो कंडक्टिविटी मतलब कौन, कापा, तो कापा 1:कापा 2 कितना दिया बोल 0.216, आगे कुछ नहीं मतलब 1:1, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, कापा 1/कापा 2 कितना है 0.216। तो ये 2 डेटा आपको दिया है, पूछा क्या देख, द रेशियो ऑफ देयर मोलार कंडक्टिविटीज विल बी, मोलार कंडक्टिविटी का रेशियो λ1/λ2, ये आपको निकालना, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्डा, टेल मी, लैम्डा = 1000 कापा/c, तो जब λ1 निकालोगे कापा 1 c1, और जब λ2 निकालोगे 1000 कापा 2 c2, दोनों को डिवाइड कर दो, λ1/λ2, λ1 क्या है देख 1000 कापा 1/c1 डिवाइडेड बाय λ2 1000 कापा 2/c2, 1000 से 1000 कैंसिल, ऊपर क्या बचा देख कापा 1/c1, ये कापा 2/c2 ऊपर जाएगा तो c2/कापा 1, सॉरी कापा 2 उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो देखिए λ1/λ2 = ये कापा 1 ऐसे रहने दे, कापा 2 इसके नीचे ले ले, c2 ऐसे रहने दे, c1 इधर ले ले। अब देख कापा 1/कापा 2 कितना दिया, कापा 1/कापा 2 0.216, c2/c1 नहीं अपने पास, पर c1/c2 है, तो इसका उल्टा करेंगे c2/c1 कितना आएगा बोल 1/0.4, उल्टा हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो c2/c1 की वैल्यू क्या देख 1/0.4, सही है। अब देख इसको कैसा करेंगे, 216 को ऐसे रहने दो, 4 को भी ऐसे रहने दो, यहाँ पे देख पॉइंट को 3 नंबर आगे लिया तो 10⁻³ यहाँ पर पॉइंट को 1 नंबर आगे लिया तो 10⁻², इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 × 4 4 × 5 20, 1 बच गया, 4 चौक 16, कितना रहा देख 54 × 10⁻, -1 ऊपर गया +1, -3 + 1 -2, -2 के पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये आंसर है, दिस इज द आंसर 0.54, टिक कर लो ऑप्शन नंबर ए। चलो लिखो इसको।